ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी और गायत्री देवी थे। बनर्जी के पिता प्रमिलेश्वर की 17 साल की उम्र में इलाज के अभाव में मौत हो गई थी। वे स्वतंत्रता सेनानी रहे। 1970 में बनर्जी ने देशबंधु शिशु विद्यालय से हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा पूरी की। वो योगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद श्री शिक्षायतना कॉलेज से शिक्षा की डिग्री और कोलकाता के योगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। बनर्जी राजनीति में तब आई जब वह महज 15 साल की थीं। योगमाया देवी कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने छात्र परिषद संघ की स्थापना की, जो कांग्रेस आई पार्टी का एक छात्र निकाय था, जो समाजवादी था। ओइक्या ने केंद्र से संबद्ध अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन को हराया। भारत कम्युनिस्ट वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस आई पार्टी में बने रहे। पार्टी के भीतर और अन्य स्थानीय राजनीतिक संगठनों में विभिन्न पदों पर रहे। बनर्जी ने 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी में एक युवा महिला के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। 1975 में जब उन्होंने प्रेस मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, समाजवादी कार्यकर्ता और राजनेता जयप्रकाश नारायण के विरोध में अपनी कार में डांस कर रहे थे। वह स्थानीय कांग्रेस समूह के रैंकों के माध्यम से तेजी से बढ़ी और 1976 से 1980 तक पश्चिम बंगाल महिला कांग्रेस इंदिरा की महासचिव रहीं। 1984 के आम चुनावों में अनुभवी कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ को हराकर बनर्जी भारत के सबसे कम उम्र के संसद सदस्यों में से एक बने। सोमनाथ चटर्जी पश्चिम बंगाल में जादवपुर संसदीय सीट जीतने के लिए 1984 में वे भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव भी बने। वो 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मालिनी भट्टाचार्य से अपनी सीट हार गए। वो 1991 के आम चुनाव में फिर से चुने गए, कोलकाता दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में बस गए। उन्होंने 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 के आम चुनाव जीते। कोलकाता ने दक्षिण की सीट बरकरार रखी। बनर्जी को 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। खेल मंत्री के रूप में उन्होंने घोषणा की कि वे इस्तीफा दे देंगे और कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली में देश में खेल के विकास के लिए उनके प्रस्तावों के प्रति सरकार की उदासीनता का विरोध किया। उसने विरोध किया। 1993 में उन्हें अपने पोर्टफोलियो से मुक्त कर दिया गया था। अप्रैल 1996 में उन्होंने शिकायत की कि कांग्रेस सीपीआई को पश्चिम बंगाल में एक दिग्गज के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि वह तर्क की अकेली आवाज और स्वच्छ कांग्रेस चाहते हैं। दिसंबर 1992 में बनर्जी एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़की फेलानी बसाक को ले गईं, जिनसे सीपीआईएम के कार्यकर्ता राइटर्स बिल्डिंग में मिले थे। मुख्यमंत्री ज्योति बोस ने बलात्कार की शिकायत की, लेकिन गिरफ्तार होने और हिरासत में लेने से पहले पुलिस ने उन्हें परेशान किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे मुख्यमंत्री के रूप में ही फिर से भवन में प्रवेश करेंगे। ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य युवा कांग्रेस ने 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग तक राज्य में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च का आयोजन किया। सीपीएम की वैज्ञानिक हेराफेरी को रोकने के लिए वोटर आईडी कार्ड को ही मतदान के लिए जरूरी दस्तावेज बनाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बोस ने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। 2014 की पूछताछ के दौरान उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त सुशांत चटर्जी ने पुलिस की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया, अप्रेरक और असंवैधानिक के रूप में वर्णित। न्यायमूर्ति चटर्जी ने कहा, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह मामला जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बदतर है। 1997 में तत्कालीन पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमेंद्र नाथ मित्रा के साथ राजनीतिक विचारों में मतभेद के कारण
बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और मुकुल रॉय के साथ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, संस्थापक सदस्य बने। यह शीघ्र ही राज्य में लंबे समय से चली आ रही कम्युनिस्ट सरकार की प्राथमिक विपक्षी पार्टी बन गई। 11 दिसंबर 1998 को उन्होंने सरोज को महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में विरोध करने से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के एक सांसद दरोगा प्रसाद को विवादास्पद रूप से पकड़ लिया, उन्हें लोकसभा के कुएं से कॉलर द्वारा खींच लिया। 1999 में वह भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में शामिल हो गए और रेल मंत्री बने। 2000 में बनर्जी ने अपना पहला रेल बजट पेश किया। इसमें उन्होंने अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल से किए अपने कई वादों को पूरा किया। उन्होंने एक नई पाक्षिक नई दिल्ली सियालदाह राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन और पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली 4 एक्सप्रेस ट्रेनों अर्थात हावड़ा पुरुलिया रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस, सियालदाह न्यू जलपाईगुड़ी पदातिक एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। शालीमार आद्रा अरण्यक एक्सप्रेस, सियालदाह अजमेर अनन्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस और सियालदाह अमृतसर अकाल तख्त सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उन्होंने पुणे हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस की आवृत्ति भी बढ़ाई और कम से कम 3 एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का विस्तार किया। दीघा हावड़ा एक्सप्रेस सेवा पर भी अपने छोटे से कार्यकाल में काम तेज किया गया। उन्होंने पर्यटन, दार्जिलिंग हिमालय के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। रेलवे विभाग को 2 अतिरिक्त लोकोमोटिव प्राप्त करने में सक्षम बनाया और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड का प्रस्ताव रखा। उन्होंने टिप्पणी की कि भारत को ट्रांस एशियन रेलवे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और बांग्लादेश और नेपाल के बीच रेल संपर्क को फिर से खोलना चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए 19 नई ट्रेनों की शुरुआत की। 2000 में वह और अजित पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कुमार पांजा ने इस्तीफा दे दिया और फिर बिना किसी कारण के अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 2001 की शुरुआत में टहलकर के ऑपरेशन वेस्ट एंड के खुलासे के बाद वरिष्ठ सरकार के मंत्रियों के खिलाफ वेबसाइट के भ्रष्टाचार के आरोपों का विरोध करने के लिए बनर्जी ने एनडीए कैबिनेट छोड़ दिया और 2001 के पश्चिम बंगाल के चुनावों में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वह सितंबर 2003 में बिना पोर्टफोलियो के कैबिनेट मंत्री के रूप में एनडीए सरकार में लौट आए। ममता के साथ उनके पार्टी सहयोगी सुदीप बनर्जी को भी वाजपेयी सरकार में शामिल किया गया था। 9 जनवरी 2004 को उन्होंने कोयला और खान मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कोयला और खान मंत्री के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान सरकार ने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की बिक्री की अनुमति नहीं दी। 2004 का उनकी पार्टी ने भारतीय आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। हालांकि गठबंधन चुनाव हार गया और वह पश्चिम बंगाल से संसदीय सीट से चुने जाने वाले एकमात्र तृणमूल कांग्रेस सदस्य हैं। बनर्जी को 2005 में और झटके लगे जब उनकी पार्टी ने कोलकाता नगर निगम का नियंत्रण खो दिया और मौजूदा मेयर सुब्रत मुखर्जी ने अपनी पार्टी छोड़ दी। 2006 में तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल हार गया था, अपने आधे से अधिक सदस्यों को खो दिया था। 4 अगस्त 2006 को बनर्जी ने अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह गठवाल को सौंप दिया। वह नाराज थे क्योंकि स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने बांग्लादेशियों द्वारा पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवेश पर उनके स्थगन प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उचित प्रारूप में नहीं था। 20 अक्टूबर 2005 को उन्होंने पश्चिम बंगाल के बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सरकार की औद्योगिक विकास नीति के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण और स्थानीय किसानों पर अत्याचार का विरोध किया। इंडोनेशिया स्थित सलीम ग्रुप के सीईओ बेनी सेंटोसो ने पश्चिम बंगाल में एक बड़े निवेश का वादा किया और पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें हावड़ा में खेती की जमीन दी, जिससे विरोध तेज हो गया। गीली बारिश में बनर्जी और अन्य जमीनी स्तर कांग्रेस सदस्य ताज होटल के सामने खड़े हो गए, जहां संतोषों पहुंचे थे क्योंकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। बाद में उन्होंने और उनके समर्थकों ने सेंटोसो के काफिले का पीछा किया। जब सरकार तय समय से 3 घंटे पहले सेंटोसो पहुंची तो एक सुनियोजित काला झंडा विरोध टल गया। नवंबर 2006 में प्रस्तावित टाटा मोटर्स कार परियोजना के खिलाफ एक रैली के लिए बनर्जी सिंगूर के रास्ते में थीं,
द्वारा रोका गया था। बैनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पर विरोध जताया। उन्होंने रैली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और शुक्रवार को उनकी पार्टी द्वारा 12 घंटे के बंद की घोषणा की। टीएमसी सुप्रीमो ममता, जिन्हें उस दिन पुलिस ने सिंगूर के पास निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें सिंगूर में प्रवेश करने से रोककर असंवैधानिक तरीके से काम किया, जहां टाटा मोटर्स ने एक छोटी कार स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, जिसे कारखाने ने हुगली में वापस अटका दिया। घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए फर्नीचर और माइक्रोफोन को नुकसान पहुंचाया और पश्चिम बंगाल विधानसभा भवन में तोड़फोड़ की। 14 दिसंबर 2006 को एक बड़ी हड़ताल का आह्वान किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 4 दिसंबर, बैनर्जी कलकत्ता में सरकार द्वारा कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण का विरोध करने के लिए इतिहासकार ने 26 दिन का अनशन शुरू किया। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे, ने इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात की। कलाम ने सुश्री बैनर्जी से जीवन अनमोल है कहते हुए अपनी भूख हड़ताल वापस लेने की भी अपील की। मनमोहन सिंह का एक पत्र पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी और फिर फैक्स किया गया था। इसे तुरंत ममता के पास पहुंचाया गया। पत्र मिलने के बाद ममता ने आखिरकार 29 दिसंबर की आधी रात को अपना अनशन तोड़ दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पहले कार्यों में से एक सिंगूर में किसानों को 400 एकड़ जमीन वापस करना था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि सिंगूर में टाटा मोटर्स के प्लांट के लिए वाम मोर्चा सरकार द्वारा 997 एकड़ जमीन का अधिग्रहण अवैध था। नंदीग्राम हिंसा नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की घटनाओं में से एक थी। 2007 में हुई इस घटना में सशस्त्र पुलिस की एक बटालियन ने पूर्वी मिदनापुर जिले के ग्रामीण इलाकों में छापा मारा, ताकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इंडोनेशिया स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीजेड के लिए 10,000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को कुचला जा सके। सलीम समूह 40 वर्ग किलोमीटर भूमि, कम से कम 14 ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 70 अन्य घायल हो गए। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। नंदीग्राम हमले के दौरान सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर 300 महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार किया। बैनर्जी ने भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को नंदीग्राम में सीपीआईएम द्वारा राज्य प्रायोजित हिंसा कहा। 2011 में आंदोलन के दौरान उनकी राजनीतिक सक्रियता उनकी भारी जीत को व्यापक रूप से योगदान देने वाले कारकों में से एक माना जाता है। इस घटना पर सीबीआई की रिपोर्ट ने माकपा की स्थिति की पुष्टि की कि बुद्धदेव ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि अवैध जमावड़े को तितर-बितर किया जा सके, क्योंकि हर दूसरी मानक संचालन प्रक्रिया विफल हो गई थी। लेकिन नंदीग्राम में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा का समर्थन करके बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पहले कहा था, उन्हें विपक्ष को एक ही सिक्के में भुगतान किया गया है। नंदीग्राम हिंसा में कुछ स्थानीय टीएमसी नेताओं की संलिप्तता के आरोप हैं। सुश्री बैनर्जी ने 15 अप्रैल को एबीपी आनंद के साथ एक लाइव साक्षात्कार में इसे स्पष्ट किया था। 2009 के संसदीय चुनावों से पहले वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थीं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 26 सीटें जीती। जगह बैनर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री दूसरा कार्यकाल के रूप में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में 2010 के नगरपालिका चुनावों में टीएमसी ने कोलकाता नगर निगम को 62 सीटों के अंतर से जीता। टीएमसी विधान नगर निगम ने भी 7 सीटों के अंतर से जीत हासिल की। 2011 में बैनर्जी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला। उनकी पार्टी ने वाम मोर्चा के 34 साल के शासन का अंत किया। वजह 2009 के संसदीय चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने 19 सीटें जीतीं। पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन की शुरुआत के बाद से किसी भी विपक्षी दल द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को चिन्हित करते हुए सहयोगी कांग्रेस और एसयूसीआई ने क्रमशः 6 और 1 सीट जीती।
तब तक 1984 में कांग्रेस की 16 सीटों की जीत को विपक्ष द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया था। 2009 में ममता बनर्जी दूसरी बार रेल मंत्री बनी। उसका ध्यान फिर से पश्चिम बंगाल में। उन्होंने प्रमुख शहरों के साथ साथ केवल महिला ट्रेनों सहित अन्य यात्री ट्रेनों को जोड़ने वाली कई नॉन स्टॉप दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों को लॉन्च करने के लिए भारतीय रेलवे का नेतृत्व किया। जम्मू बारामूला लाइन के अनंतनाग करीगुंड खंड, जो 1994 से निर्माणाधीन था, का उद्घाटन उनके कार्यकाल के दौरान किया गया था। वो 25 किलोमीटर 16 मील लंबी कोलकाता मेट्रो भी हेन लाइन -1 को भारतीय रेलवे का एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित करने के लिए उनकी आलोचना की गई थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के लिए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने टिप्पणी की, जिस तरह से मैं रेल मार्ग को पीछे छोड़ रहा हूँ, यह अच्छा चल रहा है। चिंता न करें, मेरे उत्तराधिकारी को मेरा पूरा समर्थन मिलेगा। उनकी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश त्रिवेदी ने उन्हें रेल मंत्री के रूप में बदल दिया। रेल मंत्री के रूप में बैनर्जी के कार्यकाल पर बाद में सवाल उठाया गया क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा की गई अधिकांश बड़ी टिकट घोषणाओं में बहुत कम या कोई प्रगति नहीं हुई। रॉयटर्स ने बताया कि रेल मंत्री के रूप में उनके 2 साल के रिकॉर्ड की व्यापक रूप से आलोचना की गई है कि अधिक यात्री ट्रेनों जैसे लोकलुभावन उपायों के भुगतान के लिए नेटवर्क को कर्ज में डाल दिया जाए। भारतीय रेलवे अपने 2 साल के कार्यकाल में घाटे में चल रहा है। 2011 में एसयूसीआई और आईएनसी के साथ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन के खिलाफ 227 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीता। टीएमसी ने 184 सीटें जीती और कांग्रेस ने 42 सीटें जीती और एसयूसीआई को 1 सीट मिली। इसने दुनिया की सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टी के अंत को चिन्हित किया। 20 मई 2011 को पश्चिम बंगाल के बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनके पहले फैसलों में से एक सिंगूर में किसानों को 400 एकड़ जमीन वापस करना था। मुख्यमंत्री ने कहा, कैबिनेट ने सिंगूर में अनिच्छुक किसानों को 400 एकड़ जमीन वापस करने का फैसला किया है। मैंने विभाग को इसके लिए कागजात तैयार करने का निर्देश दिया है। टाटा बाबू रतन टाटा चाहें तो बाकी 600 एकड़ में अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। उन्हें गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के गठन का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में विभिन्न सुधारों की शुरुआत की। शिक्षा क्षेत्र में कुछ सुधारोों में हर महीने की पहली तारीख को शिक्षकों के मासिक वेतन जारी करना और सेवानिवृत्त की जल्दी सेवानिवृत्ति शामिल है। शिक्षक, पेंशन, स्वास्थ्य क्षेत्र में बैनर्जी ने वादा किया, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और सेवाओं में सुधार के लिए 3 चरण के विकासात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। 30 अप्रैल 2015 को यूनिसेफ इंडिया के एक प्रतिनिधि ने नदिया को पहला खुले में शौच मुक्त जिला बनाने के लिए सरकार को बधाई दी। देश 17 अक्टूबर 2012 को एक बयान में बैनर्जी ने देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिक मुक्त बातचीत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पहले अगर पुरुष और महिलाएं हाथ थे वे अपने माता पिता द्वारा पकड़े गए होंगे और डांटा, लेकिन अब सब कुछ इतना खुल चुका है। यह खुले विकल्पों के साथ एक खुले बाजार की तरह है। इन बयानों के लिए राष्ट्रीय मीडिया में उनकी आलोचना की गई थी। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को वापस लेने और खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर आम सहमति बनने तक रोक लगाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पश्चिम बंगाल में कानून और प्रवर्तन की स्थिति इस उद्देश्य के लिए हावड़ा, बैरकपुर, दुर्गापुर, आसनसोल और बिधाननगर में पुलिस आयुक्तालय बनाए गए। कलकत्ता नगर निगम के कुल क्षेत्रफल को कलकत्ता पुलिस के नियंत्रण में लाया गया। बैनर्जी ने जनता को राज्य के इतिहास और संस्कृति से अवगत कराने में गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कोलकाता मेट्रो के कई स्टेशनों का नामकरण किया है और धार्मिक नेताओं, कवियों, गायकों और अन्य लोगों के नाम पर आने वाले हैं। स्टेशन का नाम रखने की योजना इमान भट्ट के विवादास्पद वजीफे को शुरू करने के लिए ममता बनर्जी की आलोचना की गई है, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है। 16 फरवरी 2012 को
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक पत्र भेजा जिसमें पोलियो की कोई रिपोर्ट नहीं होने के साथ पूरे 1 साल हासिल करने के लिए बैनर्जी और उनके प्रशासन की प्रशंसा की गई। पत्र ने कहा यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर है। जून 2012 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी पार्टी की पसंद APJ अब्दुल कलाम के लिए रैली करने और जनता का समर्थन इकट्ठा करने के लिए एक फेसबुक पेज लॉन्च किया। जब उन्होंने दूसरी बार खड़े होने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इस पद के लिए प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया। इस मुद्दे पर एक लंबे विवाद के बाद उन्होंने टिप्पणी की कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुखर्जी का समर्थन किया था, एक महान भक्त थे और उनसे शक्ति से शक्ति की ओर बढ़ने की कामना करते थे। वो बंद बुलाने के खिलाफ थे, हालांकि विरोध करने पर उन्होंने सक्रिय रूप से उनका समर्थन किया। उनके कार्यकाल को शारदा घोटाले से भी भारी नुकसान हुआ था, एक वित्तीय गबन जिसके कारण मदन मित्रा, उनके मंत्रिमंडल में एक पूर्व मंत्री, कुणाल घोष एक पार्टी सांसद और प्रमुख पदों पर पार्टी के कई लोग शामिल थे। सख्ती से पूछताछ की गई। 2016 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने 293 में से 211 सीटों पर 2/3 बहुमत से जीत हासिल की, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गईं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा और 1962 से पश्चिम बंगाल में बिना किसी सहयोगी के बड़े हुए बहुमत से जीत हासिल की। यह जीतने वाली पहली सत्तारूढ़ पार्टी बन गई। 2017 में कन्याश्री, उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई एक परियोजना, को 62 देशों में 552 सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में से संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था। 2021 के विधानसभा चुनाव में AITC ने 2/3 बहुमत से जीत दर्ज की थी। हालांकि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से 1956 मतों से हार गईं। बेशक ममता बनर्जी परिणाम को चुनौती दी और मामला लंबित है। उनकी पार्टी ने कुल 292 सीटों में से 213 सीटें जीती। उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। बाद में राजभवन में उन्होंने अपना इस्तीफा जगदीप धनखड़ को सौंप दिया। उन्होंने 5 मई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनकी पार्टी ने बाद में बाकी बची 2 सीटों पर जीत हासिल की और उन्होंने खुद भवानीपुर उपचुनाव में 58,835 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। वह 7 अक्टूबर को है विधायक पद की शपथ ली। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने वादे पर अमल करते हुए लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत की। इस योजना में 60 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को बुनियादी वित्तीय सहायता, सामान्य के लिए लगभग 500 रुपये और अल्पसंख्यकों के लिए 1000 रुपये प्रदान की गई। व्यापक रूप से लोकप्रिय होने के कारण यह योजना एक बड़ी सफलता बन गई। उनके नेतृत्व में एक और योजना, स्टूडेंट क्रेडिट पेश की गई। कार्ड योजना उन बौद्धिक छात्रों को ऋण में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो धन की कमी के कारण उच्च अध्ययन करने में असमर्थ हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के नामिती के तहत ऋण की सीमा 10 लाख रुपये तक थी। 30 नवंबर 2021 को वह अपने पूर्ववर्ती बुद्धदेव भट्टाचार्य को पछाड़कर पश्चिम बंगाल के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। अगर ममता 26 अक्टूबर 2025 से आगे पद पर बनी रहती हैं, तो वह ज्योति के साथ विधान चंद्र रॉय की जगह लेंगी। वो उसके बाद दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बने। शारदा समूह वित्तीय घोटाला और रोज वैली वित्तीय घोटाला उनके कार्यकाल के दौरान सामने आया और उनके कुछ कैबिनेट मंत्रियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और जेल जाने का आरोप लगाया गया। उनकी एक पेंटिंग सुदीप सेन शारदा घोटाले में एक केंद्रीय व्यक्ति को 1.8 करोड़ रुपए, 2020 में 2 करोड़ रुपए या $2,60,000 के बराबर, जबकि उनकी अन्य 20 तस्वीरों को शारदा समूह के अन्य शेयरधारकों से जब्त कर लिया गया था। अपने ही मंत्रियों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा उनकी आलोचना की गई, जिन्होंने अपने कार्यों को कवर करने की कोशिश की। सुदीप सेन को कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा 185 करोड़ रुपए, 251 करोड़ रुपए या $2020 के जमाकर्ताओं के लिए श्यामल सेन आयोग का गठन समतुल्य वापस करने में सक्षम था।
इस घोटाले में अधीर रंजन चौधरी, सुजान चक्रवर्ती, कांग्रेस और सीपीआई-एम के बिमान बोस जैसे नेता भी आरोपी थे। मामले की जांच के लिए बैंकशाल कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई ने इनमें से किसी भी नेता, टीएमसी नेताओं को छोड़कर के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। रोज वैली वित्तीय घोटाला भारत में एक प्रमुख वित्तीय घोटाला और कथित राजनीतिक घोटाला था। यह रोज वैली ग्रुप द्वारा संचालित एक पूंजी योजना के विफल होने के कारण था, जिसमें बनर्जी की पार्टी के कई सांसदों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। नारद स्टिंग ऑपरेशन 2011 में भारतीय समाचार पत्रिका तहलका के लिए मैथ्यू सैमुअल द्वारा आयोजित किया गया था और 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले naradanews.com पर प्रकाशित हुआ था। कंजूस बनर्जी की राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC के उच्च पदस्थ अधिकारियों और नेताओं को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने भारत की संघीय प्रणाली को चुनौती दी जब उन्होंने शारदा समूह के वित्तीय घोटाले की जांच के लिए कोलकाता आए सीबीआई अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। लेकिन कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करने की सीबीआई की कोशिश भी संघवाद पर हमला है, जिसमें ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक दल शामिल हैं। विभिन्न समूहों द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उनके समर्थकों ने इस तरह के दावों का खंडन करते हुए कहा, दीदी सभी के लिए काम करती हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं करती हैं। इमामों ईमान भट्ट के विवादास्पद वजीफे को शुरू करने के लिए ममता बनर्जी की आलोचना की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन वजीफे को असंवैधानिक घोषित किया और पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वो हजारों इमामों और मुअज्जिनों को मासिक वजीफा देना बंद करो। अक्टूबर 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने शाम 4 बजे के बाद दुर्गा पूजा उत्सव के परित्याग पर प्रतिबंध लगा दिया। दुर्गा पूजा 12 अक्टूबर और मुहर्रम 13 अक्टूबर को होनी थी। पश्चिम बंगाल के लोगों के एक वर्ग ने इसे बनर्जी सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के एक और उदाहरण के रूप में देखा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय को खारिज कर दिया और इसे अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए एक बोली कहा बुलाया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सीएए विरोधी रैलियों और कैंपस लोकतंत्र को दबाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आयशी घोष को बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के दुर्गापुर में उसी स्थान पर रैली करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की रैली में भारी भीड़ थी। उसी जगह पर एक और रैली दुर्गापुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, अराजकता पैदा होती 1 अप्रैल को। बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही 54 का पता लगा चुकी है जो लोग कोविड-19 के प्रकोप के दौरान तबलीगी जमात के धार्मिक समारोहों में शामिल हुए थे और उनमें से 44 विदेशी हैं। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में तबलीगी जमात समारोह में पश्चिम बंगाल के 232 लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें 123 भारतीय और 109 विदेशी हैं। राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान NICD को परीक्षण के लिए पर्याप्त नमूने नहीं भेजने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की भी आलोचना हुई है। सरकार ने बाद में अस्पतालों में सेलफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि ममता बनर्जी ने भाजपा के IT सेल पर पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। लॉकडाउन के बीच फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। दायर किया गया था। बंगाल में मौत अपने पूरे राजनीतिक करियर के दौरान बनर्जी ने साधारण पारंपरिक बंगाली कपड़े पहने और विलासिता से परहेज करते हुए एक स्पष्ट जीवन शैली को बनाए रखा। अप्रैल 2019 में एक साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनके राजनीतिक मतभेदों के बावजूद बनर्जी हर साल अपने हाथ से चुने हुए कुर्ते और मिठाई भेजती हैं, जबकि श्रीमती बनर्जी ने एक साक्षात्कार में कहा। इसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हम सब कुछ भेजते हैं। बंगाल से अच्छी चीजें न केवल उनके लिए बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित अन्य लोगों के लिए भी। ऑस्ट्रेलियाई राजदूत बैरी ओ फेरेल ने उन्हें विजयादशमी के अवसर पर मिठाई भेजने के लिए धन्यवाद दिया। 2019 प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी श्रीमती यशोदाबेन कोलकाता से निकल रही थीं।
ममता ने उनसे कोलकाता हवाई अड्डे पर मुलाकात की और उसे एक साड़ी दी। उसने खुद को हिंदू बताया। बनर्जी एक स्वशिक्षित चित्रकार और कवि हैं। उनकी 300 पेंटिंग 9 करोड़ रुपए 90 रुपए मिलियन 9,90,000 पाउंड या 13,50,000 डॉलर में बिकी। 2012 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। सितंबर 2012 में ब्लूमबर्ग मार्केट्स पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया में सूचीबद्ध। 2018 में उन्हें स्कॉट्स मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए तालाबंदी के दौरान बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतरीं। यशवंत सिन्हा ने खुलासा करते हुए कहा, वह हमेशा एक लड़ाकू रही हैं। सिन्हा ने कहा, वह देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार थे। धार्मिक सद्भाव की अपील करते हुए बनर्जी ने कई मौकों पर इस तथ्य को दोहराया कि धर्म निजी है लेकिन त्योहार सार्वजनिक हैं। 2021 में ममता बनर्जी को रोम में शांति पर विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय थे, लेकिन सितंबर में केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने यह कहते हुए शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि यह कार्यक्रम राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी के लिए स्थिति के अनुरूप नहीं है। भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बनर्जी की रोम यात्रा रद्द करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। भारतीय राजनयिक के.पी. फैबियन के अनुसार विदेश मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण असंबद्ध थे। इसी तरह दिसंबर में बनर्जी विदेश मंत्रालय ने नेपाल जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। टाइम पत्रिका ने 15 सितंबर 2021 को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची जारी की। इस लिस्ट में ममता बनर्जी भी शामिल हैं। उन्होंने भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की। उनके पास कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर डी.लिट. की डिग्री भी है। सम्मानित होना ममता बनर्जी के जीवन पर आधारित बंगाली फिल्म बागिनी 24 मई 2019 को रिलीज हुई। यह बायोपिक नहीं है। अब तक उनकी लिखी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2022 में उन्हें कविता बिटन के लिए पश्चिम बंगाल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 946 कविताएं शामिल हैं। वो एक स्व सिखाया हुआ चित्रकार भी है। उनके चित्रों की कई बार नीलामी की गई। वो एक गीतकार और उनकी रचनाएं भी हैं ज्यादातर दुर्गा पूजा और मातृभूमि पर आधारित है। श्रेया घोषाल का मागो तुमी सर्वजनीन उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है। Thanks for watching. Like, comment, and subscribe.